और बुलेटिन में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकियों ने एक पुलिस वाले को गोली मार दी। आतंकी हमले में एसपीओ रियाज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आतंकियों ने घर के पास ही रियाज पर गोलियां चलाई हैं। एसपीओ रियाज को आतंकियों ने गोली मारी। इस आतंकी हमले में एसपीओ रियाज जख्मी बताए जा रहे हैं। घर के पास ही आतंकियों ने फायरिंग की और एसपीओ को निशाना बनाया। जाहिर तौर पर इस पूरी वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलवामा पुलिस के एसपीओ को आतंकियों ने गोली मारी। तो एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को गोली मार दी। राहुल की अस्पताल में जान चली गई। हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बडगाम की घेराबंदी भी कर दी गई। गम है, गुस्सा है, लोग सड़क पर हैं, आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट पर आतंकी हमले के खिलाफ अनंतनाग में कश्मीरी पंडित ने बिना डरे विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। गोली चलाना, गोली चलाना, गोली चलाना, जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को गोली मारी। दिन दहाड़े दो आतंकी चंडूरा तहसीलदार ऑफिस में घुसे और क्लर्क के तौर पर काम करने वाले राहुल पर दनादन गोलियां बरसाने लगे। किसी को कुछ समझ आता तब तक दोनों फरार हो गए। राहुल को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दो आतंकवादियों ने ऑफिस में घुसकर राहुल पर फायरिंग कर फरार हो गए। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राहुल भट्ट का परिवार 1990 के आतंकी दौर में कश्मीर छोड़कर चला गया था। इसके बाद राहुल को पीएम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत रेवेन्यू विभाग में नौकरी मिली थी, जिसके लिए वो दोबारा 2010 में कश्मीर लौटे। उनकी पत्नी और 7 साल की बेटी भी उनके साथ बडगाम में रहते थे। राहुल के पिता को अफसोस है कि उन्होंने अपने बेटे को दोबारा कश्मीर जाने दिया। ऐसी बात हुई नहीं, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था कि लड़ाकू टाइप हो, वो उस टाइप का नहीं था, अपने काम से काम। अभी आपको क्या लगता है, आतंकवादी जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं, हमने देखा मक्खनलाल बिंद्रू साहब को निशाना बनाया गया, बाद में एक स्कूल में एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक सिख महिला की हत्या कर दी गई, और अब आपके बेटे को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। क्या लगता है आपको कि 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या बोल सकते हैं हम, हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया, अब क्या बोले हम। ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने, दोबारा उन्हें वहाँ बहुत बड़ी गलती की, जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ लाशें आती है। फांसी दो, कश्मीरी पंडित नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। राहुल की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर नाम के आतंकी संगठन ने ली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी का कहना है कि घटना के जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएंगे। राहुल की हत्या के बाद सियासत भी गर्म है। विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम है। दिखाना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि अमन है, वो अमन नहीं है। और मुझे तो अफसोस है कि एक अच्छा नेक आदमी जो खिदमत कर रहा है लोगों की, उसको इन्होंने जो हत्या की है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दर्दनाक मामला है और सरकार को इसकी तरफ बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी और बहुत जल्दी इसका हल निकालना पड़ेगा। और उस खानदान जो है उसके साथ हम सब की हमदर्दी है और उनकी मदद की जाए। और इससे मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे वहाँ ये जो माइनॉरिटी के एम्प्लॉइज है, उनको भी बहुत डर लग गया होगा, खतरा लग गया होगा। मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फौरन जम्मू से श्रीनगर जाना चाहिए।
370 हटने के बाद से घाटी में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। 14 अप्रैल को आतंकियों ने सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बडगाम से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण ना हो, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए क्या तैयारियां की गई? जी नेहा, मैं आपको बता दूं, पहले एक अपडेट दे दूं कि जो पार्थिव शरीर है राहुल भट्ट का, उसको आज सुबह तड़के यहां जम्मू लाया गया, क्योंकि राहुल भट्ट का परिवार बाकी कश्मीरी पंडितों की तरह ही 1990 में कश्मीर घाटी से पलायन करके आया था और राहुल भट्ट को सरकारी नौकरी मिली थी 2010 में और उसके बाद वो मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में गए थे और चाडूरा तहसील में वो कार्यरत थे। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है, उससे पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय भयभीत हो चुका है। इस समय कश्मीर से भी कई सरपंच पंच आए हैं कश्मीरी पंडित समुदाय कि यहाँ जम्मू में अभी वहां पर जो हालात हैं उसको देखकर वो जम्मू आए हैं। यहाँ पर विजय रैना है, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ये सरपंच हैं, इनसे बात करते हैं। विजय रैना जी, जिस प्रकार से बार बार कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही, क्या समझते हैं आप कि ये सिलसिला कब खत्म होगा? देखिए, मेरे पास आज शब्द नहीं बोलने के लिए कि ये मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा और जिस हिसाब से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाता है, चुन के नाम से उसको आइडेंटिटी कार्ड चेक करके फिर मारा जाता है, ऐसे हालात हैं वहाँ और कोई भी सेफ नहीं है कश्मीरी पंडित वहाँ। जिस हिसाब से हमारा पीएम पैकेज का एम्प्लॉय या हम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ काम करने गए हैं, वहाँ के लोगों को उस मुसीबत से निकालने गए हैं। लेकिन आप बताइए क्या हालात है वहाँ पर? तो हालात तो आपके सामने है, जो हम कल से जो देख रहे, जो कल से सानिया हुआ है। हम यहाँ से गए सेवा के लिए गए हैं। देखिए, एक ऑफिस में जाना, उस ऑफिस के एक कमरे में जाना, चुन के उसका नाम लेके कौन है क्या है उसको क्या वहाँ बाकी जो 25-30 लोग काम करते हैं, क्या उनमें जान नहीं है? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? आपको लगता है अंदरूनी साजिश है? ये तो सिंपल सीधी सी बात है। गवर्नमेंट सोई है, गवर्नमेंट को जगना चाहिए। इस वक्त सोई है गवर्नमेंट। मैं बार बार बोलता हूं इनको। और जो पॉलिटिकल लीडर है वहां से जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जो कुछ और भी है जो अपने आप को ये सेक्युलरिज्म का वो फोबिया या माफिया, वो इनकी गलती है, उनकी वजह से होता है। जी आप बताइए, आप भी कश्मीर में इस समय कार्यरत हैं, आप वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी के, इस समय क्या हालात है वहाँ? बिल्कुल टारगेट किलिंग है, कश्मीरी पंडित को फिर मारा जाता है। आज पर्टिकुलर किलिंग देख लिए, 30 आदमी वहां लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे उस तहसील में घुस गए, उसके बाद उसका नाम लिया गया और उसको किलिंग करे कश्मीरी पंडित की दहशत पहले। यही 90 में हुआ था, यही 90 में एक किलिंग हुई थी, हजारों को निकालना पड़ा वहां पर। आज मैं कहता हूं, मैं भाजपा की सरकार से हूं, इस वक्त मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूं, मैं काउंसलर भी हूं। हम वहां सेवा करने के लिए, मगर मारने के लिए नहीं गए। हम कहते हैं इस पर प्रोब किया जाए, ये डेलिब्रेट किलिंग क्या है। लगता है कार्यालय में ही कुछ लोग हैं जो उनकी मिलीभगत, बिल्कुल मिलीभगत, कैसे वो घुस गए, कैसे उसने देखा वहां पर ये कश्मीरी पर किलिंग कर दी गई है। यही मैं कहना चाहता हूं, इस पे सिक्योरिटी लैप्स है। अगर आईजी साहब कहते हैं कि नहीं है, मैं 100% कहता हूं सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। आप होशियार रहिए। तो नेहा, आपने देखा कि लोगों में कितना आक्रोश है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना भी है। इनको लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता सामने आती है। एक तरफ से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का ससम्मान घाटी में वापसी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बचे कुचे मुट्ठी पर कश्मीरी पंडित है, उनकी हत्याएं हो रही कश्मीर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रविंदर रैना और कविंदर गुप्ता को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग को काफी आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कश्मीरी पंडित समाज ने एक अपना होनहार नौजवान खोया है। स्वाभाविक है, लोगों में बहुत गुस्सा है। जिन परिजनों ने अपने ब्लड रिलेशन में अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को खोया है, यकीनन उनको गुस्सा है। ये पाकिस्तान के जो कायर आतंकवादियों ने घटना की है, इसके विरुद्ध पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है और इन कायर आतंकवादियों को चुन के इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले भी हमारी सेना ने, आर्मी ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, कोई हो, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के जितने भी सरगना हैं, इन सबको मौत के घाट उतारा है।
जिन्होंने दक्षिण कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित होनहार नौजवान श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर कायराना हमला करके उनकी हत्या की है, इन सभी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर नेहा आप देख सकते हैं कि नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है और आप यहाँ की स्थिति देखिए, लोग नारेबाजी करें, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विफलता दिखती है, जिस प्रकार से बार बार कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। यहाँ पर कई लोग आए हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं राहुल भट्ट को, उनका अंतिम संस्कार हुआ। जी आप बताइए, जिस प्रकार से बार बार कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही, क्या समझते हैं आपकी सिलसिला कैसे खत्म हो? ये टोटली गवर्नमेंट फेल है, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही है और हमारे बच्चे मर रहे हैं। ऑफिस में घुस के जब एक बच्चे को मार दिया, इससे बड़ी हाई क्या है? ये शर्म है बीजेपी के लिए या रविंदर राणा के लिए? मैं सामने बोलता हूँ, ये शर्म है इन सब के लिए जो हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है और खुद पुलिस के सामने यहाँ जम्मू में ये सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं और हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। काफी ज्यादा स्वाभाविक है, उनके परिजन है, श्री राहुल भट्ट साहब के परिजन है, स्वाभाविक है। सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से क्या बात है? देखिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है, चिंताजनक विषय है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और जितना जो भी विषय इन सभी साथियों ने यहाँ उठाए हैं बहुत जेन्युइन इश्यू हैं, कंक्रीट यहाँ की एक पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बनानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेहा, लोगों के आक्रोश का सामना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना पड़ रहा है, नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ और बीजेपी के लोगों को काफी यहाँ पर मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में इस समय आक्रोश है, क्योंकि बार बार कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को कश्मीर घाटी में निशाना बनाया जा रहा है और 1990 में जिस प्रकार से समूचा कश्मीरी पंडित समाज कश्मीर से पलायन कर गया आतंकवाद के कारण, उसके बाद 2010 में जिस प्रकार से तब की सरकार ने, यूपीए सरकार ने एक विशेष रोजगार योजना लाई, उसके अंतर्गत कई सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी गए, लेकिन अब उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है। बिल्कुल सुनील जी भट्ट, जाहिर तौर पर सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो विक्टिम है उनके पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मुझे बताइए कि जो आपके बेटे हैं वो प्रधानमंत्री का जो स्पेशल पैकेज था कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, क्या उसके अंतर्गत वहाँ कार्य कर रहे थे? हाँ, इसी के थे, 2010 में लगी थी। 2010 में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि वहाँ पर माहौल काफी भयानक है, थ्रेट मिल रही है? नहीं, कभी नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल, कभी नहीं बोला हूँ। कोई उस इलाके के लोग, कोई राइवलरी है, कुछ है? कभी नहीं है, कभी ऐसी बात हुई नहीं है, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था कि लड़ाकू टाइप हो, वो उस टाइप का नहीं था, अपने काम से काम। अभी आपको क्या लगता है, आतंकवादी जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं, हमने देखा मखनलाल बिंद्रू साहब को निशाना बनाया गया, बाद में एक स्कूल में एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक सिख महिला की हत्या कर दी गई और अब आपके बेटे को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। क्या लगता है आपको कि 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या बोल सकते हैं हम, हमारा गाड़ी खत्म हो गया, खानदानी खत्म हो गया, अब क्या बोले हम, ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने, दोबारा उन्हें वहाँ? बहुत बड़ी गलती की, जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ लाशें आती है, क्योंकि वहाँ मिलिटेंसी का माहौल है, वो चुन चुन कर अब मार रहे हैं। फायदा क्या है, अब मिलिटेंसी का क्या बोलेंगे, मिलिटेंसी ने अब दूसरा रंग लेना स्टार्ट किया, पहले कुछ और था, अब कुछ और मिलिटेंसी बढ़ गया, क्या बोल सकते हैं। तो कभी आपके बेटे ने आपसे जिक्र किया कि उनको अपनी जान का डर लग रहा है वहाँ? कभी नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो आपको क्या लगता है आतंकवादियों ने उनको निशाना क्यों बनाया, कि महज वो इसलिए हिंदू थे इसीलिए? अब हम क्या बोल सकते हैं कि ऑफिस के अंदर जिसको मारा, इसका मतलब टारगेट किलिंग है। अच्छा, उनके दफ्तर में कितने हिंदू समाज के लोग काम करते हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा बेटा जी,
और अब बात ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की करेंगे। दरअसल ज्ञानवापी का सच जानने के लिए सर्वे को फिर से शुरू किया जाएगा। कोर्ट ने आज से 17 तारीख तक सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक सर्वे का वक्त मुकर्रर किया है। 17 मई को सर्वे रिपोर्ट जमा करनी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के अवशेषों की जांच के लिए सर्वे पर अब कोई किंतु परंतु नहीं होगा। सर्वे होगा, चप्पे चप्पे का होगा। अगर ताला नहीं खुला तो ताला तोड़कर होगा। इसके लिए वाराणसी की अदालत ने आज से 17 तारीख तक सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कमिश्नर बदलने की मांग खारिज कर दी है। सुधीर पाटिल जी, साफ साफ ऑर्डर क्या आया है? साफ साफ ऑर्डर आ गया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। उनके साथ विशाल सिंह कमिश्नर साथ कार्रवाई करेंगे और कमीशन की कार्रवाई प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक की जाएगी। इसमें अगर कोई पक्ष प्रतिवादी या वादी अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन की कार्रवाई होगी। दौरान कमीशन किसी भी प्रकार का अगर विरोध अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और जिला अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी को सुनिश्चित किया गया कि वो ताला खोल करके या तोड़कर कमीशन कार्रवाई कराएं। क्या कहा गया? ताला खोल करके या ताला तोड़ करके? हाँ, उसको सुनिश्चित करें, कमीशन कार्रवाई कराएं। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ था, लेकिन मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद के कारण इसे रोकना पड़ा। मुस्लिम पक्ष ने ये कहकर वीडियोग्राफी रुकवा दी थी कि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर है। ऐसे में मस्जिद में जाकर सर्वे की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ और सर्वे को रोक देना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी। कोर्ट का आदेश है, आदेश जो होता है उसको माना जाता है। जो स्पष्ट आदेश नहीं था वो अब हो गया है? नहीं, स्पष्ट आदेश पहले नहीं था, अब आदेश कर दिया उन्होंने। ठीक है, सख्ती से इसको पालन कराने की भी बात कोर्ट ने कही। प्रशासन को कहा गया सख्ती से पालन करेगी प्रशासन इसका। तो अब क्या फिर इस पूरे आदेश को आप लोग मानने के लिए बाध्य हैं? कोर्ट का आदेश है तो मानना ही होगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में 5 महिलाओं ने याचिका दायर करके हर रोज पूजन की इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष हैं, जिनकी जांच करने की भी मांग की गई थी। इसी आधार पर ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का आदेश दिया, तो याचिकाकर्ता महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। शुरुआत लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी श्रृंगार गौरी को लेकर। बहुत बड़ी जीत हुई आज हम लोगों की और इसका अब जांच जो होगी तो भव्य मंदिर बनेगा। माँ शक्ति की जीत हुई। सत्य सामने आएगा। सत्य जो छुपा हुआ है, कई परतों में छुपाया गया था, वो सत्य सामने आएगा और सत्य सामने आएगा तो सब जान जाएगा क्या है वो। क्या है? मंदिर है। मंदिर गौरी है। जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी विराजमान रहेंगी। वहाँ शक्ति है। आज सब आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश है। कोर्ट की तरफ से सर्वे के पहले आदेश पर मुस्लिम पक्ष के कंफ्यूजन को कोर्ट ने दूर कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि सर्वे तो होकर रहेगा, अब देखना है कि मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या होगा। वो हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे या चुपचाप सर्वे पूरा होने देंगे। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ श्वेता सिंह, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए कल सबकी नजरें कोर्ट के ऑर्डर पर टिकी हुई थी, अब ऑर्डर आ गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोर्ट के ऑर्डर से वो संतुष्ट नहीं है। क्या कमी रह गई उनके अनुसार? देखिए नेहा, निश्चित तौर पर वो संतुष्ट नहीं है और वो ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इस वक्त पहले मैं बता दूं कि मैं जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है, धाम है, मैं वहां पर मौजूद हूं और यहाँ पर सुबह से बिल्कुल ही जो माहौल है वो सामान्य माहौल है, यानी कि जो श्रद्धालु हैं आ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है कि हर दिन
अभी से लेकर के आज से लेकर के 17 तारीख के पहले तक इस काम को पूरा करना है, 17 तारीख को रिपोर्ट देनी है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है अब इस मसले पर ऊपर का दरवाजा खटखटाएगा। आज जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये लोग डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में रिवीजन के लिए डालेंगे, रिट या रिवीजन डालने जा रहे हैं। कुछ देर के बाद उनकी एक आपस में मीटिंग भी होनी है और उस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि आखिर उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कोर्स ऑफ एक्शन में उन्होंने एक तरीके से लगभग ये तय कर लिया है कि वो इसे चैलेंज करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी अदालत में इसे चुनौती देंगे। उधर आज जो हिंदू पक्ष है, खास करके हिंदू पक्ष के अलावा अगर बात करूं तो जो कोर्ट कमिश्नर तय किए गए हैं उनकी आज प्रशासन के साथ मीटिंग है और उसमें मोडालिटीज तय होंगी कि किस तरीके से सर्वे होगा, कौन कौन से लोग उपलब्ध रहेंगे, प्रशासन की तरफ से कौन कौन लोग होंगे जो कि यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और इस पर देखना होगा कि कब आता है। उम्मीद ये की जा रही है कि कल से ये सर्वे शुरू हो जाएगा। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं उदयपुर आपको लिए चलते हैं जहां पर चल रहा है कांग्रेस का चिंतन शिविर। तो क्या पटरी पर लौट पाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल। आज से उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। शिविर में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उदयपुर पहुंच चुके हैं। राहुल के स्वागत के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत स्टेशन पर मौजूद थे। 15 मई तक सोनिया, राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कई मसलों पर चर्चा पार्टी करेगी। सुबह करीब 11 बजे सोनिया गांधी उदयपुर पहुंचेंगी, लेकिन रेलगाड़ी से राहुल गांधी पहुंचे और उनकी अगुवाई के लिए खुद सीएम मौजूद थे। बेशक चुनाव दर चुनाव नाकामी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी का जादू कायम है। ये तस्वीरें रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की हैं। राहुल गांधी ट्रेन से उदयपुर रवाना हुए थे। ट्रेन रेवाड़ी में रुकी तो राहुल की झलक के लिए कार्यकर्ता उमड़ पड़े और राहुल ने भी उन्हें निराश नहीं किया। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से उदयपुर के लिए रवाना हुए थे। नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में हो रहा है, उसको लेके यात्रा शुरू हो रही है। एक रेल यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके साथ उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी जा रहे हैं। खाने का भी सामान है, बाकी सारी व्यवस्था भी है और कोशिश ये है कि इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस की नैया को साधा जाए और 2024 की लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। झीलों के शहर में आज से 3 दिन तक चलने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर को नव संकल्प शिविर का नाम दिया गया है। शहर को कांग्रेसी झंडे से पाट दिया गया है। शिविर के बाहर भगत सिंह, गोपाल गोखले के साथ कांग्रेस के कई पूर्व नेताओं के विचार लिखे गए हैं। आपको हम यहाँ पर जो है दृश्य दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे उदयपुर को अपने ही रंगों में रंग दिया है। झीलों की नगरी से कहा जाता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त आपको दिखाएं तो यहाँ पर चाक चौबंद है, काफी ज्यादा। यहाँ पे राजस्थान पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी जो है वो खड़ी हुई है और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से जो है वो फ्लेक्सेस लगाए गए हैं जहाँ पर राजगुरु, भगत सिंह और उनके साथ जितने भी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनके पोस्टर्स लगे हैं। वहां पर उनके विचार लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो चिंतन शिविर के एकदम बाहर है वो भगत सिंह जी का है, शहीद आजम का, और उसमें लिखा है वो मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते।
कांग्रेस की ये कोशिशें बता रही हैं कि जिस तरह देश में धरोहरों और प्रतीकों की जंग शुरू हुई है, कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक धरोहर को देश के सामने रखना चाहती है। कि जो हालात देश में हैं, जो हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, लोग चिंतित हैं। मैंने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जिस रूप में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। हालात बड़े गंभीर है, हर व्यक्ति समझता है, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो मैं समझता हूँ चिंतन शिविर कांग्रेस का होना एक मायने रखता है। इस देश और इस देश के संविधान पर, जैसा गहलोत साहब ने शुरू में कहा, आक्रमण बोल रखा है दिल्ली के सिंहासन पर बैठे लोगों में, इसलिए चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन में संगठन में मजबूती के साथ साथ खोई हुई राजनीतिक जमीन दोबारा हासिल करने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही संभव है पार्टी अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी की भी मांग उठे। ये जो चिंतन शिविर है उसमें कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ 2024 के चुनावों के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएगी, बल्कि इस पर भी डिस्कशन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए, ताकि वो 2024 के रण के लिए अच्छी तरह से मजबूती से तैयार रहे। अलायंसेस के ऊपर भी जो बातचीत है वो होगी। बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की कॉस्ट पे जो है अलायंसेस नहीं होंगे। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 3 दिन के चिंतन मनन में सत्ता वापसी का कोई फॉर्मूला निकाल पाएगी। उदयपुर से मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। उदयपुर स्टेशन पर उतरने के बाद राहुल गांधी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज दिखा रही हैं कैसे। उदयपुर सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वहां पे सुबह से ही आप देख सकते हैं कि क्या दृश्य है। यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने खासा इंतजाम कर रखे हैं और जो है उनका स्वागत पारंपरिक जो तौर पर है उसको करने की यहाँ पर तैयारी है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर एक मेकशिफ्ट लाउंज बना रखा है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो लोग मौजूद हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि राजस्थानी जो लोकल फोक आर्टिस्ट है वो लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। इनके साथ अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाच रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदयपुर में जो है नव संकल्प चिंतन शिविर जो है उसकी आज से जो शुरुआत होनी है, उससे पहले ठीक ये उदयपुर सिटी का जो दृश्य है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अभी नाच रहे थे यहाँ पर, ऐसी की बात है। हम देश के जननायक हमारे प्रिय हृदय सम्राट राहुल जी गांधी आज उदयपुर मेवाड़ की धरा पे प्रवेश कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है। और पूरे मेवाड़ की परंपरा के अनुसार हम अपने राजा का, हमारे नेता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको मैं एक दृश्य और दिखाना चाहूंगी, वो देखिए बाहर का जो दृश्य है। ये जो है आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी यहीं से जो है आगे जाएंगे ताज अरावली जो कि रिजॉर्ट है वहाँ पर। और पीछे देखिए पुलिस का बंदोबस्त है और साथ में एक और जो है वो बैंड तैयार है। ये लोग उस समय परफॉर्म करेंगे जब यहाँ पर राहुल गांधी की ट्रेन पहुंचेगी। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे उदयपुर से जुड़ गए हैं। सुप्रिया, देखिए इस पूरे भव्य समारोह पर तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच सवाल ये भी बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, सवाल तो राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार से पूछे जाएंगे। जी देखिए, जहां तक ये जो मुद्दा आप उठा रही हैं राजस्थान का, उस पे जो अशोक गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की साजिश है। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि बीजेपी जो है वो एक साजिश जो है राजस्थान में कर रही है। इसके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत क्लियरली कहा कि जहां जहां पर भी चुनाव होते हैं वहीं पर हिंसा क्यों होती है 1 साल पहले से। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहले हिंसा हुई, उसके शांत होगी, उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, चुनाव के बाद शांत हो गई, अब कर्नाटका और राजस्थान की बारी है। तो बहुत गंभीर इल्जाम जो है वो कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने कल यहीं उदयपुर में जो है चिंतन शिविर शुरू होने से पहले ही जो है वो बीजेपी के ऊपर लगा दिया। अशोक गहलोत ने तो ये तक कहा कि वो गृह मंत्री से मांग करते हैं कि एक ही समय में एक ही दिन पर जो है 7 देश के अलग अलग जगहों पर इस तरह की हिंसा की घटना कैसे हुई। बहरहाल जहां तक चिंतन शिविर का सवाल है,
उसमें भी जो है ये मुद्दा पोलराइजेशन का जो है उसके ऊपर हीटेड डिबेट जो है हमको सुनने में आया है, उसमें चर्चा होगी कैसे इस नैरेटिव को काउंटर करना है, इसके ऊपर भी जो है रूपरेखा बनेगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर का सवाल है, आज से यहां से उदयपुर से झीलों की नगरी से उसकी शुरुआत हो रही है। जहां मैं खड़ी हूं ये मुख्य द्वार है, यहीं से आगे ताज अरावली जो रिजॉर्ट है वहां पर कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा है। राहुल गांधी जो अभी पहुंचे हैं, ट्रेन से आए थे और चेतक एक्सप्रेस से, और उसके बाद बस में बैठकर जितने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ वो यहां पर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ नेहा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि चुनाव का प्रक्रिया जारी है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन जाहिर तौर पर चिंता करने के लिए कांग्रेस के पास यहाँ पर कई विषय। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का आज जम्मू में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना का वहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार पर लगातार उंगलियां और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से नृशंस हत्या राहुल भट्ट की गई है। दफ्तर में घुसकर उसे गोली मारी गई। एक बार फिर से निशाने पर कश्मीरी पंडित क्यों है, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। एक दिन पहले बडगाम में आतंकी हमला हुआ था और आज जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था राहुल भट्ट का पार्थिव शरीर, तब रवींद्र रैना को लेकर लोगों में जमकर गुस्सा दिखाई दिया। उस वक्त की तस्वीरें जब रवींद्र रैना अंतिम संस्कार में पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, गिरफ्तारी होगी जो लोग दोषी पाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच वहां पर जो परिजन थे, जो दोस्त थे, जो परिवारजन थे, वो गुस्से में दिखाई दिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या, और परिवार की ओर से आरोप लग रहे हैं कि किसी अंदर के ही आदमी ने ये साजिश रची है। बात अब श्रीलंका की। रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका की कमान संभाली है। लोगों के लिए दिक्कत यह है कि बेहिसाब वहां पर महंगाई है। आलू 260 रुपए तो गाजर 800 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। देखिए कोलंबो से आज तक की ये रिपोर्ट। पहले 1 किलो में लेने था, अभी 250 ग्राम ओनली लेता है, क्योंकि पैसा के लिए बहुत मुश्किल है ना इधर। जीवन के लिए श्रीलंकन पूरा आदमी लोग, 1 आदमी 2 आदमी ले, श्रीलंकन पूरा आदमी लोग का बहुत मुश्किल है। आप लोग का मालूम है ना कैसा वाला श्रीलंका जाता है, श्रीलंका जीवन के लिए कैसा पूरा मुश्किल है। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ऐसे जीवन आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलियत है, उनकी सैलरी भी कम है, और ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर जो फूड कमोडिटीज का प्राइसेस इतना ज्यादा हो जाता है तो कैसे ये लोग जिएंगे, यही है यहाँ के लोगों के सवाल। इस बीच विपक्ष के नेता और 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके 73 साल के रनिल विक्रमसिंघे ने कल श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आर्थिक संकट से मचे उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 2 दिन पहले ही महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के लिए मजबूर होना पड़ा था। राजपक्षे की सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन प्रदर्शन चल रहा था।
लेकिन सोमवार को सरकार के विरोध प्रदर्शन पर राजपक्षे समर्थकों के हमले के बाद जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। इस हिंसक बवाल में 9 लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसी बवाल के बाद महिंदा राजपक्षे को पद छोड़ना पड़ा। रनिल विक्रमसिंघे के पीएम बनने के बाद महिंदा राजपक्षे ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। पाकिस्तान की कराची में सदर बाजार कल देर रात एक तेज धमाका हुआ। धमाका कूड़े के डिब्बे में लगे विस्फोटक से हुआ। जिस जगह विस्फोटक रखा गया था वो कराची का व्यस्त इलाका है। ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत की खबर है जबकि 13 जख्मी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का कराची शहर बीती रात एक जोरदार धमाके से दहल गया। धमाका स्थानीय समय के मुताबिक रात 11 बजे कराची के व्यस्त सदर बाजार इलाके में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। आसपास के होटलों और मकानों के शीशे टूट गए। धमाके के बाद कई कारों में आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, एक बाइक की है जो धमाके की चपेट में आकर लोहे के गट्टर में तब्दील हो गई। ऑफ कोर्स ये ब्लास्ट है, मगर हम चेक कर रहे हैं कि डिवाइस कौन सी डिवाइस है। कोस्ट गार्ड की गाड़ी साथ से गुजर रही थी वैसे, जी हाँ साथ से गुजर रही थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि दोनों जो हैं वो लोग वो महफूज हैं। जख्मियों और जान भाग कितने लोग हैं? मैं मजीद आपको चेक करके बताता हूँ। जिस जगह पर धमाका हुआ, ब्लास्ट के वक्त पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की एक गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। ब्लास्ट के निशाने पर वो गाड़ी थी या नहीं, फिलहाल इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ी फासले पर रोड पे जो सरकारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, उनकी सरकारी गाड़ी को जो निशाना बनाया गया वो रोड पर मौजूद सरकारी गाड़ी थी। धमाके का स्पॉट वो रहा, कुछ ही फासले पर, अगर हम कदमों के हिसाब से देखें 15 कदमों के फासले पर गाड़ी वहाँ पे सरकारी इदारे की गाड़ी गुजर रही थी। लेकिन ये भी इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी, सिर्फ वही हिस्सा नहीं बल्कि आप ऑपोजिट वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे वैन पार्क है, वैन के तमाम शीशे टूट चुके हैं। इसके साथ एक और गाड़ी पार्क है, उसके शीशे वहाँ पे मुकम्मल तौर पर टूटे हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक बम कूड़े के डब्बे में रखा गया था और हो सकता है ब्लास्ट करने में रिमोट का इस्तेमाल किया गया। कराची के जिस सदर बाजार इलाके में ब्लास्ट हुआ वहां कई होटल मौजूद हैं। ये काफी भीड़ वाला इलाका है। यहाँ रात 2-3 बजे के वक्त भी ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। इससे साफ है कि बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की साजिश थी।